दोस्तों आपका 10 फरवरी को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं वीडियो में सभी आपको तैयार करना है क्योंकि 100% इसी से आपका पेपर रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। 50-60 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में दोस्तों आपके 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ओके, तो पूरा लक्ष्य हमारा 80 में 80 रहने वाला है। तो अब सभी क्वेश्चन को आपको क्या है वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना है। ओके, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2-3 लाइन के आंसर रहेंगे, सभी आपको वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाएगा क्योंकि अब बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। तो ओके, जितना बताऊं तुरंत आप तैयार करते जाइएगा। परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। यदि आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सीधा मतलब है कि लगातार आपको क्या है बिना रुके अब मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो आर्थिक क्रिया यानी काम करना, आर्थिक यानी अर्थ के लिए, अर्थ यानी पैसे, पैसे के लिए जो हम काम करते हैं वही आर्थिक क्रिया कहलाती है। मतलब इतना सिंपल आपका रहने वाला है, बस देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। तो बे क्रियाकलाप जो मौद्रिक फायदे के लिए, मौद्रिक यानी मुद्रा, मुद्रा यानी पैसे, पैसे के फायदे के लिए आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। मतलब बे क्रियाकलाप जो है मौद्रिक फायदे के लिए किए जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, यानी पैसों के फायदे के लिए किए जाते हैं, वो आपके आर्थिक क्रिया कहलाते हैं। अब कोई शिक्षक पढ़ा रहा विद्यालय में, शिक्षक का क्या विद्यालय पढ़ाना भी, एक प्रबंधक का वेतन पर किसी कारखाने में प्रबंधन करना, एक श्रमिक का मजदूरी पर खेत में काम करना। ओके, मतलब जो भी क्या है काम कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या है जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं वो आपके आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, जैसे सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी 2 कार्य, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला है विभिन्न तथ्यों को संख्यात्मक रूप देना, दूसरा है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। ये होते हैं सांख्यिकी 2 कार्य। जब भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करें तो आपको दोस्तों क्या है हेडिंग पहले माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग आप बना कर नहीं सकते, वो फिक्स आपकी रहती है। ओके, क्योंकि मेन कार्य क्या है विभिन्न तथ्यों का संख्यात्मक रूप देना, दूसरा जटिल तथ्यों को बनाना, ये याद रहेगा। उसके अंदर का तो आप क्या है आराम से आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में, बस एक बार पढ़ के समझ लेना। ओके, तो विभिन्न तथ्यों का संख्यात्मक रूप देना यानी सांख्यिकी का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य तथ्यों एवं घटनाओं को संख्यात्मक रूप देना है ताकि उनका विश्लेषण और निर्वचन किया जा सके और उनका क्या है निष्कर्ष प्राप्त हो सके। जटिल तथ्यों को क्या सरल करती है, समानता व्यक्ति जटिल और अव्यवस्थित समंक यानी होते आंकड़े को ना तो सरलता से समझा जा सकता है और ना ही उसे निश्चित परिणाम से निकाला जा सकता है। यानी जो बहुत सारे आंकड़े होते हैं, ओके, अगर हम किसी चीज के आंकड़े निकाल लेते हैं, डाटा निकाल लेते हैं, हमें समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ओके, तो अगर हम क्या सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तो हमें चीजें समझ में आने लगती है। ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट है सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि सिलेक्टेड है, सभी एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। एक अच्छी प्रश्नावली के 2 गुण लिखिए। तो अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण है, पहला है कि प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्न क्या है सरल स्पष्ट होने चाहिए। वही प्रश्नावली तभी अच्छी मानी जाएगी जब उसमें जो पूछे गए प्रश्न है वो क्या है एकदम सरल हो और सही हो। दूसरा है प्रश्न क्या है संक्षिप्त होने चाहिए, जिनका उत्तर हाँ या ना में देना संभव है। मतलब ऐसे प्रश्न होने चाहिए, एक वाक्य टाइप के प्रश्न होने चाहिए जिसमें हाँ या ना में उत्तर क्या दे सके। प्रश्नों की प्रकृति सरल, विकल्प, बहुविकल्पी, विशिष्ट सूचना देने वाले प्रश्नों या खुले प्रश्न की हो सकती है। ओके, यानी क्या है लॉन्ग वाले क्वेश्चन टाइप के ना हो, एकदम शॉर्ट वाले हो, 1-2 लाइन में या हाँ नाम इनका उत्तर दिया जाए तो अच्छी प्रश्नावली माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समंकों के वर्गीकरण से क्या आप समझते हैं। समंकों का वर्गीकरण, ये समंक और आंकड़े एक ही बात हो, आंकड़े का है समंक का एक ही बात है। ओके, या डाटा, तो समंक के अगर जो डाटा का हम क्या वर्गीकरण करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, तो इससे आप क्या जानते हैं। तो वर्गीकरण जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को सरल, व्यवस्थित और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है। वर्गीकरण क्या करता है, जो हमारे अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए क्या होते हैं डाटा होते हैं, और जटिल डाटा होता है उसको क्या है एकदम सही रूप में क्रम से जमाता है और क्या है उसे आसान कर देता है। अतः वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अव्यवस्थित आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके संभावित एवं महत्वपूर्ण परिणाम निकाले जा सकते हैं। ओके, सिंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट चित्रलेख क्या है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो सांख्यिकी आंकड़ों को सांख्यिकी चार्ट, तस्वीर आदि के रूप में प्रस्तुत करना चित्रलेख कहलाता है। नाम है चित्रलेख, चित्र यानी चित्र बनाकर। चित्र अब कौन सा, तो यहाँ तो ऐसे तो चित्र बनाएंगे नहीं। ओके, कौन सा यहाँ चित्र बनाए जाते हैं, इकोनॉमी से किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, आंकड़े के चित्र बनाए जाते हैं। डाटा के आपने देखा होगा। ओके, इस प्रकार से जो दंड आलेख बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार के चित्रों की बात हो रही है। तो सांख्यिकी जो आंकड़े हैं यदि हम लोग दंड आलेख वगैरह से दिखा रहे हैं, तस्वीर चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है चित्रलेख कहलाएगा। ओके, जैसे बारंबारता विवरण क्या होता है, तो बारंबारता विवरण अपरिष्कृत आंकड़ों का मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों के बारंबारताओं के साथ क्या है कैसे वितरित किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस में आ चुका है। मध्यिका और बहुलक में 2 अंतर लिखिए। मध्यिका और बहुलक में 2 अंतर तैयार करके रखना है, देख लेते हैं। तो पहला है कि मध्यिका स्थिर रूप से परिभाषित होती है,
परंतु बहुलक स्थिर रूप से वह परिभाषित नहीं होता है। मध्यिका की गणना क्या सरल होती है, जबकि क्या बहुलक की गणना क्या होती है, कठिन होती है। बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है, मध्यिका बहुलक में अंतर याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुलक का अर्थ लिखिए, यानी बहुलक किसे क्या जानते हैं। बहुलक को क्या है, भूयिष्ठ भी कहते हैं। तो भूयिष्ठ और बहुलक की बात है। तो बहुलक या भूयिष्ठ वह मद है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। बहुलक क्या है, बहुलक यानी बहुत बार आए, जो बहुत बार आए यानी जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ओके, वो क्या आपका बहुलक कहलाता है। सिंपल है। अन्य शब्दों में सबसे अधिक प्रचलित मद को सांख्यिकी में आपका भूयिष्ठ कहा जाता है। भूयिष्ठ बहुलक कहा जाता है। सबसे अधिक प्रचलित हम किस प्रकार से जानेंगे भाई, वो जो आंकड़ा सबसे बार आ रहा है यानी वह सबसे ज्यादा प्रचलित है, और सबसे ज्यादा प्रचलित वाला ही क्या है, बहुलक कहलाता है। कई प्रकार से परिभाषा बताई जा रही है। भूयिष्ठ के द्वारा किसी तत्व, वस्तु या इकाई के प्रचलन या फैशन का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया है बहुलक के बारे में। ओके, मान लीजिए कोई दुकानदार है, कपड़े बेचने वाला दुकानदार, वो 4 डिजाइनिंग की ड्रेस लाता है। ओके, उसमें एक डिजाइनिंग की ड्रेस बहुत ज्यादा बिकती है। ओके, तो उससे वो समझ जाएगा कि इस प्रकार की ज्यादा बिकती है, तो इस और दुकान में और लाएगा, तो ये कहलाता है। उसने क्या है, बहुलक का यूज किया है। ओके, देखा कि कौन सबसे ज्यादा क्या है यूज हो रहा है, वही क्या है उसका बहुलक है। ओके, उससे क्या है बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, तो देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है। तो जो शून्य सह संबंध का अर्थ क्या स्वतंत्रता से है। तो जब सह संबंध शून्य हो जाता है तो दो चर आपस में क्या असंबंधित हो जाते हैं। तो ओके, ऐसी स्थिति को सह संबंध का अभाव पाया जाता है, तथापि इन चरों के बीच दूसरे प्रकार का सह संबंध हो सकता है। समानता शून्य सह संबंध का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता इसे लगाया जाता है। क्योंकि जो इसमें जो दो चर होते हैं वो आपस में क्या असंबंधित हो जाते हैं, कोई संबंध नहीं होता। जब कोई संबंध नहीं रहेगा तो एक प्रकार से क्या होंगे, स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए क्या है, जो शून्य सह संबंध होता है उसका मतलब स्वतंत्र ही है, क्योंकि इसमें क्या है, सह संबंध की क्या अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है आपका, इसी अब के पिछली वार्षिक परीक्षा में आया, निर्देशांक सूचकांक से क्या आशा है। निर्देशांक और सूचकांक एक ही बात। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना, ये सब जरूर शब्द आप देखिएगा, कई बार सूचकांक लिख के आपके आ सकता है पेपर में, निर्देशांक आ सकता है, तो एक ही बात है। ओके, इसी प्रकार से डाटा कहें, आंकड़ा कहें, समंक कहें, एक ही बात है। बहुलक कहें, भूयिष्ठ कहें, एक ही बात। ओके, तो निर्देशांक या सूचकांक क्या है हमारा, निर्देशांक सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है जिसके द्वारा काल श्रेणी एवं स्थान श्रेणी में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की समान प्रवृत्ति की माप की जाती है। अब यहाँ परिभाषा भी दी है बिलेयर के अनुसार, निर्देशांक एक विशेष प्रकार का क्या माध्य है। बिलेयर ने क्या बताया, बिल्कुल सिंपल बताया कि निर्देशांक एक प्रकार का माध्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित औद्योगिकरण के दौरे देखे के लिखिए। ध्येय यानी होता है उद्देश्य। ओके, स्वतंत्रता के पूर्व जो अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज थे तो उन्होंने क्या औद्योगिकरण के उनका लक्ष्य क्या था। तो ये लक्ष्य तो पहला है, भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना। यानी क्या है, इंग्लैंड में तो क्या अच्छा सामान जो तैयार हो रहा है, लेकिन कच्चा माल कहां से ले जाते थे, अंग्रेज भारत से ले जाते थे, तो इसका एक निर्यातक बनाना भारत को। दूसरा है, इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के उत्पादन में के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना। साथ ही अपना ही माल ले जाते थे और अच्छे से बनाते थे और वही माल क्या भारत में बेच देते थे। तो वही बताया जा रहा है कि भारत को क्या है बेचने का, भारत के बाजार को एक विशाल बनाकर किस प्रकार से आधुनिक उद्योगों के जो उत्पादन मिला है भारत में बेचना। ओके, नेक्स्ट हमारा विक्रय अधिशेष क्या है, किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश जो उसके द्वारा बाजार में बेचा जाता है विक्रय अधिशेष कहलाता है। सिंपल है, विक्रय अधिशेष कहलाता है कि जो किसान है, मान लीजिए उसके पास 10 बोरी गेहूं हुए। ओके, तो उसने क्या है 2 बोरी अपने लिए रख लिए, अपने यूज के लिए रख ली, बाकी 8 बोरी उसके लिए काम के नहीं है, तो क्या बाजार में बेच दिया। तो यहाँ विक्रय अधिशेष क्या कहलाएगा, जो 8 बोरी उसने बेच दिए। तो ये किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश जो उसके द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो विक्रय अधिशेष कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में भेद यानी अंतर बताना। ओके, तो मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास में, तो मानव पूंजी निर्माण लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होता है, जबकि मानव विकास क्या है, अपने आपके में लक्ष्य है। ओके, अपने आप में ऑलरेडी ये लक्ष्य होता है। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा मानव विकास के अपेक्षा कम व्यापक है, जबकि मानव विकास का अवधारणा मानव पूंजी की अपेक्षा अधिक व्यापक है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर है आप क्लास 11 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, जितना भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, तो अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11 इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, साथ ही आपको क्या है इसमें प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। ग्रामीण विकास यानी गांव का विकास। सिंपल है, तो ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें आर्थिक विकास की धारा में जोड़ना है, जिसके लिए इनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में सामाजिक उपरिव्यय सुविधाएं उपलब्ध कराना होगा। ग्रामीण विकास से मतलब है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं, जो निर्धन लोग हैं, ओके, उनके जीवन स्तर को सुधारना ही क्या ग्रामीण विकास है। नेक्स्ट हमारा है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषा दें या परिभाषित कीजिए।
तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है? सूचक है जो एक देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात हमें इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि जनसंख्या का कितना अनुपात एक देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में सहयोग कर देता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जनसंख्या अनुपात यानी जनसंख्या बताना, ओके, किसकी? श्रमिक की। श्रमिक यानी जो काम कर रहे हैं, जो क्या है देश में क्या है विभिन्न प्रकार के सामान वगैरह बना रहे हैं, वो श्रमिक। तो यही मुझे आ रहा कि देश में जो भी वस्तुएं या सेवाएं के लिए कितने लोग लगे हुए हैं, उनका जनसंख्या अनुपात आपका श्रमिक जनसंख्या अनुपात में आएगा। ओके, तो आपका फॉर्मूला होता है सहभागिता दर कुल कार्यबल बटे क्या होता है? कुल जनसंख्या गुणा आपका 100 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्यावरण के 2 कार्य लिखिए। ओके, ये आपका क्या है प्रीवियस ईयर में भी आ गया, वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, तो पर्यावरण के 2 कार्य आपका क्या है? पर्यावरण का नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों का पूर्ति करता है और ये अधिशेष को क्या है? समाहित करता है। समाहित यानी अवशोषित करता है। दूसरा है यह जननिक और जैविक विविधता प्रदान करने का पोषक करता है। तो ये आपके दिए हुए हैं पर्यावरण के 2 कार्य, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत, पाकिस्तान और चीन में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुए? तो देखो भारत में 1991 में, चीन में 1978 में और पाकिस्तान में 1988 में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए। ऑब्जेक्ट में से पूछा जा सकता है, तैयार कर लिया। वैसे ही आपका ये वार्षिक परीक्षा में आया था पिछले साल। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ हुआ? इसका क्या उद्देश्य? इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके रखना है, आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान है चीन में प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1958 में। ऑब्जेक्ट में यहाँ से अक्सर पूछा जाता है, तो याद रखना है ये आपको डेट। ओके, इस सन आपको याद रखना है 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड का चीन में ये अभियान स्टार्ट किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य बृहद पैमाने में देश का क्या है? औद्योगिकरण करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए, भारत में कब लागू हुआ है? तो जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। और ये एक प्रकार क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है और यह जुलाई 2017 में है भारत में कई प्रकार के करों जैसी बिक्री कर आदि कर को क्या समाप्त करके लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है विभिन्न साधन कौन से हैं जिनकी सहायता से देश में अपनी घरेलू व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में प्रयत्न किया है? तो वैश्वीकरण प्रक्रिया हो जाती है, सार्क, यूनियन संघ, आसियान, G20 आदि क्षेत्रीय और आर्थिक समूह के साथ पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा अपनाई गई विकासात्मक प्रक्रिया को समझना, आर्थिक उदारीकरण, ये सब आप दिए हुए हैं प्रयत्न। हो गए, विभिन्न प्रकार के साधन है जिनकी सहायता से देश ने अपनी घरेलू व्यवस्था को क्या मजबूत बनाया है। आगे देख लेते हैं। ओके, प्रयास करिए जितना क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो को देखते आप देखते तैयार करते हैं, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ आप दोस्तों चाहते हैं तो आप क्या 90 39 53 40 79 व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आप अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं? कारण बताइए। इंपॉर्टेंट है भैया, आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या फायदे होंगे या इसमें क्या अध्ययन क्यों करना चाहते हो? तो पहला हमारा है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका हम क्या अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं तथा समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान करने के लिए हम क्या नीतियों का क्या निर्माण भी करते हैं। दूसरा है अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। अर्थशास्त्र का अध्ययन उत्पादन को अधिकतम और उत्पादन करने में क्या सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट एक वचन के रूप में सांख्यिकी को समझाइए। एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या है? एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाली सांख्यिकी का आशय सांख्यिकी विज्ञान से है जिसके अंतर्गत समंकों के संग्रहण, संक्षिप्तीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन से संबंधित सांख्यिकी विधियों का उचित रूप से क्या है अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारणियन के 2 नियम। सारणी के 2 नियम आपके ये दिए हुए हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सारणी की रचना कागज के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। सबसे ऊपर सारणी की संख्या या सारणी का शीर्षक लिखना चाहिए। खानों एवं पंक्तियों की संख्या ना हो तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना है बहुत कम होनी चाहिए। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है तुलनात्मक समंकों के साथ साथ रखना चाहिए। सारणी के द्वितीय सामग्री का प्रयोग हुआ है तो उसका उल्लेख करना चाहिए। सारणी के विभिन्न स्तंभों को जोड़ करना भी आवश्यक है। अंत में सारणी के नीचे टिप्पणियां व स्रोत भी लिखना चाहिए। तो ये आपके सारणी के 2 नियम दिए हैं। जैसे प्राथमिक समंकों की 2 विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं, प्राथमिक समंक होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? पहला कि प्राथमिक समंक क्या मौलिक होते हैं, इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। प्राथमिक जो आंकड़े होते हैं जो कि वो अनुसंधान करता होता है, ये जो कंपनी होती है वो स्वयं क्या है उसको प्राप्त करती है, स्वयं एकत्रित करती है। द्वितीय आंकड़े में क्या है? हम किसी के माध्यम से उन आंकड़ों को ले लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों मुझे जानना है कि आपकी कक्षा में, आपकी कक्षा 11वीं के में कितने विद्यार्थी हैं। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जाऊं और आपके टीचर से पूछो, आपके क्लास टीचर से पूछो कि आपकी इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो टीचर ने बता दिया कि 40 विद्यार्थी हैं। तो ये मुझे आंकड़ा मिला, ये 40 आंकड़ा मिला। तो ये मैं क्या टीचर के माध्यम से लिया। तो जब टीचर के माध्यम से लिया तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? द्वितीय आंकड़े कहलाएंगे। तो हम किसी के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें हमने ज्यादा मेहनत नहीं की, ज्यादा पूछा, टीचर से पूछा, टीचर ने बता दिया तो हम मुझे आंकड़ा डेटा मिल गया, तो ये मेरा द्वितीय आंकड़े कहलाएगा। अब प्राथमिक आंकड़े किस तरह से? यदि मैं आपकी कक्षा में जाऊं और एक बच्चे को गिनूं कि आपके 1 2 3 4 इस बार से पूरे बच्चों को क्लास में जाकर गिनो, मैंने स्वयं गिना, फिर देखा कि हाँ 40 है,
तब ये आपका कौन सा कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़े। तो ये हम स्वयं उस आंकड़ा को, डाटा को प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपका प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक कहलाएगा। यदि हम किसी के माध्यम से ले रहे हैं तो वो हमारा द्वितीयक आंकड़े कहलाएगा। ओके, और इनका प्रयोग क्या प्रथम बार ही किया जाता है। ओके, अब ये प्रथम बार ही इनका प्रयोग किया जाता है प्राथमिक आंकड़ों का। द्वितीय बार तो क्या है, दूसरी बार तो ये क्या है, एक द्वितीयक आंकड़े बन जाते हैं। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट है, क्या लॉटरी विधि सदैव यादृच्छिक प्रतिदर्श देती है, बताइए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। तो जरूरी नहीं कि नहीं है कि लॉटरी विधि क्या सदैव यादृच्छिक प्रतिशत देती है। यदि समष्टि का आकार बहुत बड़ा या असीमित है तो लॉटरी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके, लॉटरी विधि का अगर जैसे 5-10 लोग हैं, 50 लोग हैं तो लॉटरी सिस्टम सही है। अगर 5 लाख लोग हैं तो फिर लॉटरी सिस्टम वाला इतना ज्यादा सही नहीं है। ओके, यही आपको बताया जा रहा है कि आपका जैसे 5 लाख विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थियों को यादृच्छिक प्रतिशत करना क्या कठिन हो जाएगा। यादृच्छिक प्रतिदर्श शोधकर्ता का निष्पक्षता पर निर्भर करता है। लॉटरी विधि का निष्पक्षता संदेहपूर्ण भी हो सकती है। लॉटरी विधि में भी हो सकता है कि चालाकी कर दी जा रही है। तो ये भी इसमें संदेह हो सकता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते जाते हैं। चित्र में प्रदर्शन के 2 लाभ लिखिए। लाभ बताइए। चित्र में प्रदर्शन में आपको इससे पहले आपकी 2 नंबर में समझाया था। ओके, कि आंकड़ों को अगर हम क्या है, आंकड़ों को चित्र में के रूप में समझ रहे हैं। ओके, तो हमारा क्या है, चित्र में आपका कहलाएगा। ओके, चित्र में प्रदर्शन कहलाता है, जिसमें अब चित्र में मतलब यानी दंड आलेख के रूप में अगर डाटा को प्रदर्शित करके देख रहे हैं। ओके, तो हमारे चित्र में प्रदर्शन कहलाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? लाभ होता है कि अधिक समय तक क्या है, स्मरणीय समंकों को अधिक समय तक याद रखना कठिन होता है। इसके विपरीत चित्रों द्वारा निकाले गए जिसका अधिक समय तक याद रखते हैं। सेम इसी बात से बात हो रही है कि जैसे यदि आप किसी चीज को क्या है, अगर उसकी मूवी रूप में देख लेते हैं, ओके, वीडियो देख लेते हैं तो वो चीज अच्छे समझ में आ जाती है। लेकिन यदि आप क्या है उसको लिखित रूप में से देख रहे हैं तो इतना कम समझ में आता है। ओके, तो जैसे आप मूवी, अगर आपसे पिक्चरों के बारे में पूछे जाए तो आपने वो पिक्चर देखी तो आप बहुत ज्यादा उसको याद होगा, क्योंकि नॉर्मल चीजें हम कॉपी जो पढ़ के जाते हैं वो इतना ज्यादा याद नहीं होता है। ओके, तो जो देखते हैं मूवी के रूप में, वीडियो के रूप में, वो ज्यादा समय तक याद होता है। ओके, तो चित्र वगैरह में क्या याद होते हैं, इसलिए क्या है चित्र प्रदर्शन में लंबे समय तक इसका डाटा याद होता है, जबकि जो हम नॉर्मल तरीके से डाटा लेते हैं लिखित रूप में वो हमें याद नहीं रहती। दूसरा है समय व श्रम की बचत। चित्रों की सहायता से समांकों को समझने व निष्कर्ष निकालना बहुत कम समय व परिश्रम की आवश्यकता होती है। ओके, जब भी अगर चित्र में प्रदर्शन को हमें समझना है तो बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि चित्र हम क्या बहुत जल्दी देख के समझ जाएंगे चीजों को। ओके, और साथ ही क्या है समय भी कम लगेगा, तो ये बताया जा रहा है। जैसे समांतर माध्य क्या है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो किसी श्रृंखला के मदों के मूल्य को जोड़कर उसकी संख्या में भाग देने पर समांतर माध्य प्राप्त होता है। सिंपल है, जो भी हमें जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको हमें क्या जोड़ देना है और भाग किसका लगा देना है, उनके जितने भी आंकड़ों की संख्या है उनका भाग लगा देना है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको आंकड़ा दिए 2 4, मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपका ये क्या है, एक वाक्य ने पूछ लिया जाता है समांतर माध्य निकालने के लिए। तो कैसे निकालना है, 2 4 6 2 1, ये मान लीजिए हमें क्या डाटा दिया हुआ। ओके, तो डाटा दिया हुआ इतना में, अब इससे कहा जाता है कि बताओ इसका समांतर माध्य क्या है। तो हमें क्या करना है, जितने भी ये नंबर दिए इनको सबको जोड़ना है। तो 2 4 आपका 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 2 14 15, तो 15 हो जाएगा। तो 15 फिर हमें इनकी संख्या गुननी है, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं 5 हैं, तो उसका उतना भाग लगा देना है। तो 15/5 यानी आपका जो 3 आ जाएगा, तो 3 इसका समांतर माध्य होगा। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ता है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछ दिया जाता है। इस प्रकार से आपको कोई भी डाटा दे दिया जाएगा, कहा गया समांतर माध्य निकालो। सिंपल है, सभी को आपको जोड़ देना, जितने उनके नंबर उनको भाग लगा देना, समांतर माध्य आ जाएगा। पर नेक्स्ट हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति की कोई 3 माप, तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये आपके क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको साधारण एवं भारित निर्देशांक क्या होते हैं ये तैयार करके रखना है। तो साधारण आपका निर्देशांक दिया हुआ, भारित निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे आधुनिक उद्योगों के नाम लिखिए। स्वतंत्रता के समय जो देश में कार्य कर रहे उद्योग उनके बताना है। तो चीनी उद्योग था, ओके, पटसरी उद्योग था, सीमेंट था, कागज उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग, ये सब है। ओके, नेक्स्ट योजना को परिभाषा लिखिए। तो योजना क्या है, योजना हमें बताती है किसी देश में किस संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, देश में इतने सारे संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, ये योजना से जानकारी मिलती है। जैसे भारत में शैक्षणिक उपलब्धि में क्षेत्रीय विषमता क्यों दिखाई देती है। तो देखिए शैक्षणिक उपलब्धि में क्षेत्रीय विषमता है कि किसी एरिया से क्या है बहुत ज्यादा टॉपर निकल रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा लोग क्या है पढ़े लिखे निकल रहे हैं, लेकिन किसी एरिया से इतना नहीं हो पा रहा। तो ये आपका शैक्षणिक उपलब्धि में क्षेत्रीय विषमता है। तो पहला कि शिक्षा का स्तर, कुछ राज्यों में क्या शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, कुछ एरिया में क्या है, कुछ राज्यों में क्या नीचा होता है। दूसरा असमान प्रति व्यक्ति व्यय, सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय असमान होता है, कुछ राज्यों में ज्यादा तो कुछ राज्यों में कम, यानी कुछ राज्यों में क्या शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है, कुछ में बहुत ज्यादा कम किया जाता है, ये सब। ओके, जैसे कृषि विपणन से क्या तात्पर्य है, तो कृषि विपणन से आशय तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध कृषि उत्पादन को कृषक के यहाँ से क्या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना है। नेक्स्ट हमारा श्रमबल और कालबल में अंतर, तो ये आपका दिया हुआ है श्रमबल और कालबल अंतर तैयार करके रख लीजिएगा। श्रमबल में अभिप्राय काम कर रहे या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों से होता है।
क्योंकि कार्यबल में कार्यबल का विवरण काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या से, कार्यबल में क्या संख्या को मायने रखा जाता है। और यहाँ श्रम बल में दिया जाता है कि कितने व्यक्ति इच्छुक हैं, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। श्रम बल संभावित श्रम बल का माप है। श्रम बल में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। कार्यबल में क्या है, कार्यबल में इच्छुक व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाता। कार्यबल में एक बार से सभी लिया जाता है, इच्छुक व्यक्तियों से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि श्रम बल में क्या इच्छुक व्यक्तियों की शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न को आपको नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधन में वर्गीकृत करना है, यह आपको दिया है। तो नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से, वृक्ष हो गया, मछली हो गया, जल, ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ आपका गैर नवीनीकरण में हो जाएगा आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, लोहा, अयस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत तथा पाकिस्तान ने कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया है। तो भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने विकासात्मक पथ की सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के से अस्तित्व वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा चीन ने एक संतान की नीति का महत्वपूर्ण निहितार्थ लिखना है, तो ये आपका यहाँ दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान की तुलना में चीन क्यों अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करने में सफल है। तो भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में चीन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI देखिए, इसका मुख्य कारण चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति है। इस नीति के अंतर्गत विदेश प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष अधिक आधारित संरचनाएं सुविधाएं दी जाती हैं। यानी जो और किसी को अगर क्या है व्यापार करना है, कोई बड़ी कंपनी है, तो विदेशों में जाने उसे ऑप्शन मिलता है कि भारत में जाएगी कि पाकिस्तान में कि चीन में। तो चीन में क्या है कंपनी तुरंत चली जाती है। रीजन है कि चीन में क्या बहुत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है कंपनी के लिए, कि ये सिंपल बताया जा रहा है। मानव विकास के विभिन्न संकेतों को उल्लेख कीजिए। बहुत सारे क्या होते हैं मानव विकास के लिए संकेत हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक है, जीवन प्रत्याशा है, पूर्ण साक्षरता दर है, निर्धनता रेखा के नीचे वाले लोगों की शिशु मृत्यु दर है, मातृत्व मृत्यु दर, उत्तम स्वच्छता, एक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या। तो इस प्रकार से प्रति व्यक्ति GDPI है, उत्तम जल स्रोत तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या, कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत, ये सब विभिन्न प्रकार के मानव विकास के क्या संकेत हैं। सांख्यिकी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी एक विज्ञान एवं कला जो सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक व अन्य समस्याओं में संबंधित समंको यानी आंकड़ों के संगणन, सारणीय, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, निर्वचन, पूर्वानुमान के संबंध रखती है, ताकि क्या निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला, स्पष्ट कीजिए इस बात को। इंपॉर्टेंट की जो आपके इकोनॉमिक्स है कि आपकी साइंस से सब्जेक्ट है, आपके क्या है इसमें आर्ट में जा रहा है। तो देखिए अर्थशास्त्र ना केवल एक विज्ञान है बल्कि कला भी है। यानी जो इकोनॉमिक्स है वो आपका साइंस भी है और कला भी है। ओके, विज्ञान भी है कला भी है। क्यों, किस प्रकार से, अर्थशास्त्र ज्ञानदायक ही नहीं वरन क्या फलदायक भी है। अर्थशास्त्र विज्ञान तथा कला दोनों का ही समन्वय है, यानी दोनों का मिला जुला रूप है अर्थशास्त्र। इसमें विज्ञान की तरह कारण एवं परिणामों के मध्य अध्ययन किया जाता है, साथ ही कला की तरह हमें आदर्शों की प्राप्ति की राह बताई जाती है तथा वास्तविक में एवं आदर्श के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। अतः इसे हम क्या है कला, इसमें अतः अर्थशास्त्र में क्या है विज्ञान के और कला दोनों के जो तत्व हैं वो विद्वान है, इसलिए आपके दोनों के। द्वितीय का आंकड़ों से कई बार है, मैंने आपको पहले भी प्राथमिक आंकड़े को समझाया भी था। ओके, तो द्वितीय का आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े इंपॉर्टेंट है, पिछली साल आपका ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन द्वितीय का आंकड़े, तो वही मैंने आपको बताया है। द्वितीय के आंकड़े क्या कहलाते हैं, यदि हम किसी के माध्यम से ले लेते हैं, जैसे अगर मुझे जानना है कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो मैं अगर आपके टीचर से पूछ रहा हूँ, क्लास टीचर से, तो वो मुझे डायरेक्ट बता दे कि 40 विद्यार्थी हैं। तो ये मेरे जो आपको 40 विद्यार्थी का आंकड़ा प्राप्त किया, ये मेरा द्वितीय का आंकड़ा कहलाएगा, क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, जाके मैंने टीचर से पूछ लिया। यदि मैं स्वयं जाकर आपकी कक्षा में छात्रों को गिनता हूं तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। तो द्वितीय का आंकड़ों भी हम आंकड़े हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य स्रोत या संस्था से प्राप्त करता है, द्वितीय का आंकड़े कहलाते हैं। सिंपल दिया हुआ है। चरों का अर्थ एवं प्रकार लिखिए। तो चरों के आपके क्या है, चर ऐसे संख्यात्मक अभिलक्षण होते हैं जिनका माप अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है एवं जो मात्र तथा आकार के घटते बढ़ते रहते हैं, और ये प्रकार भी दिए हुए हैं। तो तैयार करना एक सतत चर होता है, आपका खंडित चर होता है। और प्राथमिक समंक आंकड़े क्या है, तो मैं आपको द्वितीय आंकड़े समझ गए, तो आपको प्राथमिक आंकड़े देख लेते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे समंक है जो अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य के लिए स्वयं एकत्रित करता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बता चुका हूं। सतत चर और विरक्त चर में अंतर भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्यिका से क्या से, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्यिका क्या कहलाता है, मध्यिका समंकमाला के मध्य का पद मूल्य। मध्यिका मध्य में जो हमारे आंकड़े हैं उसके जो मध्य में है वही हमारे क्या है मध्यिका, मध्य में है जो वही है आपको मध्यिका। तो इस जो समंकमाला है, आंकड़े वाली माला है, उसमें जो मध्य में पद होता है, मूल्य होता है, वही मध्यिका कहलाता है। इसके लिए समंकमाला के पद को हमें क्या है आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो मध्यिका कैसे निकालना पड़ता है, ऑब्जेक्ट में आपका पूछ लिया जाता है, आंकड़े दे दे, तो जितने भी आपको आंकड़े दिए उन्हें आरोही क्रम में रख लें या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम में रख लें या घटते क्रम में, और बीच में जो नंबर मिलेगा वही आपका मध्यिका कहलाएगा। प्रोफेसर बाउले के अनुसार क्या है,
यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्यों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य वाला जो मूल्य होगा वही क्या है, माध्यिका कहलाता है। फिर माध्य क्या है? माध्य एक विशेष माध्यिका यंत्र है जो बड़ी संख्या में मदों के एक प्रतिनिधि संख्या को बदल देता है। ओके, नेक्स्ट आपको तय कर लेना है धनात्मक और ऋणात्मक से संबंध में दो आपको उदाहरण पूछे जा रहे हैं। तो कि धनात्मक से संबंध क्या है? वस्तु की मांग एवं मूल्य के बीच जो संबंध है, पति और पत्नी की आयु के बीच जो संबंध है वो धनात्मक से संबंध है। ऋणात्मक से संबंध ठंडे तापमान और फ्रिज के विक्रय में संबंध। ओके, यानी जिसमें नहीं होता, जैसे ठंडियां चल रही हैं तो ठंडी में क्या है, फ्रिज तो कोई खरीदेगा नहीं, तो इसका जो संबंध है वो क्या है, ऋणात्मक विपरीत संबंध। ओके, यदि अगर गर्म तापमान है, गर्मी है, तो गर्मी के समय कोई ऊनी कपड़े कोई खरीदेगा नहीं, तो ये विपरीत संबंध इस पार से हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं आधार वर्ष क्या की विशेषता लिखी। तो आधार वर्ष की आपको विशेषता भी तैयार कर ली। आधार वर्ष क्या वास्तविक होता है, ना कि काल्पनिक होता है, और यह वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक असमान घटना नहीं घटी हो, अर्थात यह क्या समान वर्ष होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर तैयार करके रखना है। तो आर्थिक क्रिया में सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था आर्थिक क्रिया क्या है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अनार्थिक क्रिया जो कि हम धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, ओके, वो हमारी जो हम काम करते हैं लेकिन हमारा उसमें काम में धन कमाना उद्देश्य नहीं है, तो हमारा अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। ओके, जैसे हम मनोरंजन कर रहे हैं, ओके, देश प्रेम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या है, कुछ क्या है, फायदा नहीं है। ओके, इसमें हम क्या अपना लाभ नहीं देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या अनार्थिक क्रिया में आएगा। ओके, आर्थिक क्रिया क्या मानवीय आवश्यकताओं की प्रेरित होती हैं, आर्थिक क्रिया क्या क्षेत्र सीमित होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया क्या है मानवीय इच्छाओं से प्रेरित होती है, अनार्थिक क्रिया का क्षेत्र व्यापक होता है। इसके आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना हरित क्रांति क्या है, इससे किसानों को होने वाले दो लाभ। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय उत्पादन की तकनीकी को सुधारना तथा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना है, हमारा हरित क्रांति कहलाता है। लाभ कौन कौन से? देखिए, इससे क्या हुआ, किसानों का जीवन स्तर में काफी ज्यादा सुधार हुआ, क्योंकि जो अब उससे क्या है, खेती बड़ी है, उपज बड़ी है, उपज बढ़ेगा तो किसानों का ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वही क्या है, किसानों का जीवन स्तर भी सुधर गया है। साथ ही हरित क्रांति से किसानों अधिक गेहूं व तथा चावल उत्पन्न करने की क्या समर्थ हुआ है। किसान के पास अब क्या बाजार में बेचने के लिए काफी अनाज है। इसी बार नेक्स्ट आपको इसमें तैयार करना है जैविक कृषि धारणीय विकास का किस प्रकार से बढ़ावा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको ग्रामीण विकास में साख या ऋण का महत्व ये तैयार कर लेना है। जैसे गांव के विकास में, ग्रामीण विकास में साख यानी ऋण, लोन का क्या महत्व होता है, क्योंकि उत्पादन क्रियाओं, कृषकों के बीच खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों, कृषि यंत्र आदि क्रय करने के लिए भूमि में सुधार करना, सिंचाई की व्यवस्था करना आदि कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई किसान है उसे खाद बीज लेना है, क्योंकि कृषि केंद्र लेने वाले ट्रैक्टर वगैरह लेना है, तो क्या लोन की आवश्यकता होती है। दूसरा है अनुत्पाद क्रिया, किसान को अपने परिवार के निर्वाह खर्च और शादी, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ता है। तो ये हो जाता है ग्रामीण विकास में साख का महत्व, क्योंकि कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न बता दिए हैं। ओके, जल्दी मैं आपको 3 अंकी 4 अंकी वाली भी कवर करा दूंगा, वस्तुनिष्ठ भी कवर करा दूंगा। ओके, तो वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।